मेकअप लेक्चर्स जितने चाहिए ताकि हम लोग उसको भी अरेंज कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुबारक हो मैम आपको। बेटी हुई है मैम सुना। थैंक यू बेटा। मोहम्मद मदेरा की बेटी हुई है। एक्चुअली मैंने जल्दी में नहीं मैंने सेव किया हुआ है, मुझे लगा कि मैंने पीपीटी सेव नहीं की। ओके जी, आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हाइपरलिपिडेमिया है। इजी, कंसाइज और थोड़ा सा हम इसको कोऑर्डिनेट करेंगे जैसे हम अपने बाकी लेक्चर्स में करते रहे हैं डेली लाइफ से और अपने पिछले लेक्चर से। अच्छा पहले मुझे बताइए हाइपरलिपिडेमिया किसी को पता है क्या होता है और ये क्यों होता है हाइपरलिपिडेमिया? लिपिड की अमाउंट लिपिड मेटाबॉलिज्म ना हो सके तो एबनॉर्मल अमाउंट लिपिड की एक्यूमुलेट हो जाए बॉडी में। कहाँ पे? बॉडी में ब्लड अगर में? लिपिड की अमाउंट ब्लड में। जब हम बॉडी की बात ब्लड करते हैं मैम एग्जाम्पल के तौर पे कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये भी आ रहा है। एग्जैक्टली कोलेस्ट्रॉल वगैरह। अच्छा जब हम बॉडी की बात करते हैं ना तो उसमें बॉडी ऑर्गन्स भी आ सकते हैं, उसमें बोन्स भी आ सकती हैं, उसमें कार्टिलेजेस भी आ सकते हैं। तो पर्टिकुलरली हमें बताना है कि ये हाइपरलिपिडेमिया में लिपिड के अमाउंट या कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट कहाँ ज्यादा होती है? ब्लड में होती है, राइट? सो अगर ब्लड में, सॉरी मैम एडिमा के केस में नहीं एडिमा के केस में नहीं, एडिमा के केस में बच्चे इन्फ्लेमेशन हुई होती है, राइट? उसमें इन्फ्लेमेशन हुई होती है इधर वाटर एक्यूमुलेशन की वजह से या वैसे ही टिश्यू इंजरी की वजह से भी होता है, दैट इज एडिमा। हाइपरलिपिडेमिया में लिपिड के अमाउंट, कोलेस्ट्रॉल, इसमें कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, इसमें एलडीएल जिसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो हो सकते हैं जिसे हम बैड प्रोटीन कहते हैं, इसमें बैड प्रोटीन कह रही हूँ, बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसमें एचडीएल हो सकते हैं जिसमें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है जो गुड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, इसमें ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। सो लिपिड्स जो हैं उनकी अमाउंट अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए दैट इज हाइपरलिपिडेमिया। एक तो बात ये होगी हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है, दूसरी बात हाइपरलिपिडेमिया क्यों होता है। अच्छा whenever there is something high in your blood तो उसकी पहली जो एक रीजन हो सकती है आपका इनटेक, ठीक है? कोई भी पेशेंट, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बंदा अगर ज्यादा चिकनाई ले रहा है, अगर ज्यादा लिपिड्स ले रहा है, अगर ज्यादा बेकरी आइटम्स ले रहा है, बेकरी आइटम पर्टिकुलरली हम क्यों कहते हैं जब भी हाइपरलिपिडेमिया की बात हो, क्योंकि उसमें एग यॉक इस्तेमाल होती है और एग यॉक इज वेरी हाई इन कोलेस्ट्रॉल। तो अगर कोई भी बंदा ये सब चीजें ज्यादा ले रहा है विच इज हाई इन ऑयल्स, विच इज हाई इन लिपिड्स then he or she might get hyperlipidemia. अगर कोई हार्ट पेशेंट है, अगर कोई हाइपरटेंसिव है तब भी वो हाइपरलिपिडेमिक हो सकता है। हाइपरटेंसिव कैसे हाइपरलिपिडेमिक हो सकता है? अगर कोई बंदा ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहा है, उसको क्यों उसके बॉडी में लिपिड ज्यादा हो सकते हैं? कोई बताएगा? मैम क्योंकि ब्लड में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी, फैट सब कुछ होता है, इसीलिए जब हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो हाइपरलिपिडेमिया भी होगा। फिर हमने इस बात को डिस्कस भी किया था 2 से 3 बार क्लास में जब हम हाइपरटेंशन पढ़ रहे थे। हाइपरटेंशन की एक क्लास है ट्रीटमेंट के लिए बीटा ब्लॉकर, कोरिलेट कर सकते हैं? ये वो जो मेडिसिन है वो लिपोलिसिस को इंक्रीज करा देती है तो नहीं वो ड्रग जो है बीटा रिसेप्टर्स जो हैं बच्चे वो होते हैं लिपोसाइट्स पे, लिपिड के जो सेल्स हैं उन पे होते हैं। जब हम बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो लिपिड के सेल्स पे भी वो रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे। जब वो रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो उन सेल्स का काम है लिपिड की लिसिस कराना।
तो वो लिपोलिसिस नहीं कराएंगे। जब लिपोलिसिस नहीं होगा तो लिपिड हमारे ब्लड में इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए जो पेशेंट्स बीटा ब्लॉकर पे होते हैं वो ज्यादा प्रोन होते हैं फॉर हाइपरलिपिडीमिया। और जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए हाइपरलिपिडीमिया इज वेरी मच एसेंशियल कि हम इसको मेंटेन रखें, हम इसको इवेलुएट करते रहें। वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि हार्ट पेशेंट के केस में एथेरोस्क्लेरोसिस आसानी से हो सकते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक इसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि चिकनाई का आप कह लें या लिपिड का एक क्लम्प बन के वो आर्टरी को नैरो कर देता है और जब आर्टरी नैरोइंग हो जाए तो फिर वहां से ब्लड का फ्लो इफेक्ट होता है। ब्लड का फ्लो उतना अच्छा नहीं होगा जितना एक फुली ओपन आर्टरी से होगा। उसकी वजह से एक तो ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, दूसरा आर्टरी ब्लॉक हो सकती है। अच्छा, एक तो अभी हमने बात की कि जो लिपिड इनटेक ज्यादा होता है तो हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, या अगर कोई पेशेंट बीटा ब्लॉकर पे है तो वो प्रोन होता है कि उसको हाइपरलिपिडीमिया हो। लेकिन अगर कोई है ही और शी इज नॉट अ पेशेंट बट वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा और उसकी इनटेक ज्यादा है फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज कैन ऑल्सो लीड टू हाइपरलिपिडीमिया। और एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WHO कहा जाता है, उसका नाम सुने आप लोगों ने? यस मैम। सॉरी, WHO ने एक रिपोर्ट इशू की थी। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 में वर्ल्ड वाइड 25% केसेस ज्यादा होंगे ब्लड प्रेशर के, हाइपरलिपिडीमिया के और हार्ट के। और वो उन्होंने किस बेस पे कहा था? वो उन्होंने इस बेस पे कहा था कि जो यंग जनरेशन है वो फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाती है, और फास्ट फूड जो है ये एक बहुत पेनिट्रेटिंग फैक्टर है फॉर हाइपरलिपिडीमिया, फॉर हाइपरटेंशन एंड फॉर अदर हार्ट डिजीजेस। और 2025 तक उन्होंने अकॉर्डिंग टू WHO यूथ जो है वो 25% ज्यादा हाइपरटेंसिव होएगी। है ये तो एक वैसे ही पॉइंट समझ में आया कि WHO ने क्या कहा था। कमिंग बैक टुवर्ड्स हाइपरलिपिडीमिया, होता क्या है ये आपको पता चल गया, होता क्यों है ये हमने देख लिया। अब अगर हो जाए तो हमें क्या करना है? इसमें हाइपरलिपिडीमिया में बेटा दो बातें होती हैं। एक तो ये कि ये इतनी जल्दी नहीं बढ़ता। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर है, वो तो चले हमने ज्यादा नमक खाया, कोई वैसे ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या कोई ओल्ड एज पेशेंट है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है एक बार ज्यादा नमक खाने से। लेकिन हाइपरलिपिडीमिया ये नहीं कि आपने एक दो दिन ज्यादा खाए डेयरी आइटम्स या एक दो दिन आपने बेकरी प्रोडक्ट ज्यादा खाए तो आपके ब्लड में हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा। फॉर हाइपरलिपिडीमिया टू एस्टैब्लिश एंड फॉर हाइपरलिपिडीमिया टू एबॉलिश फ्रॉम द ब्लड 3 महीने यानी 90 डेज रिक्वायर्ड होते हैं। इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्लस इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये नहीं होता कि एक दो दिन बस ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट खाई और आपको कि मुझे हाइपरलिपिडीमिया हो गया। और ये भी नहीं होता कि आपने एक दो दिन उसकी जो मेडिसिन है वो लिए, टोर्वास्टैटिन या कोई भी ऐसी मेडिसिन ली जो लिपिड लोअरिंग है, और आपको बस 2 दिन का हमारा जो है लिपिड वो नॉर्मल हो गया। इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एस्टैब्लिश प्लस इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्रीट इट। क्लियर? कोलेस्ट्रॉल में होता क्या है? जब हम लिपिडीमिया की बात करते हैं उसमें हम LDL की बात करते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। उसमें हम HDL की बात करते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। उसमें हम ट्राइग्लिसराइड की बात करते हैं। ये 3 चीजें हैं जो बेसिकली लिपिड प्रोफाइल में आती हैं। CHD जो एब्रिविएशंस हैं मैं इंटेंशनली डालती हूँ ताकि आप लोगों को जो वर्ल्ड वाइड एब्रिविएशंस यूज होती हैं उनका भी पता रहे। CHD इज क्या है? कोरोनरी हार्ट डिजीज। Coronary heart diseases. Exactly. Coronary heart disease is correlated with elevated level of, जैसे अभी हमने बात की कि heart disease is very much related to low density lipoprotein, cholesterol and triglyceride and low levels of high density lipoprotein. High density lipoprotein को कहते हैं good cholesterol और low density lipoprotein को कहते हैं bad cholesterol. Other risk factor for CHD include cigarette smoking, hypertension, obesity, diabetes, chronic kidney disease, and advanced ages.
elevated do I need to read it out बेटा? Because ये सब कुछ वही है जो अभी हमने बातें की. नो मैम. नो मैम. इसमें जो एक पॉइंट हमने नहीं पढ़ा, जो हमने अभी नहीं डिस्कस किया, वो ये है कि अगर लिपिड की एक्सक्रीशन नहीं हो रही, ठीक है, लिपिड ले उतना ही रहा है जितना रेगुलर एक इंसान के लिए जरूरी है, बिकॉज हम किसी भी कंडीशन में सब कुछ बिल्कुल नहीं छोड़ सकते. ये नहीं हो सकता कि अगर कोई शुगर पेशेंट है तो हम कहें आपने बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेनी, हम उसको कार्बोहाइड्रेट डिप्लीट नहीं कर सकते. अगर कोई हाइपरटेंसिव है तो हम ये नहीं कह सकते कि तुमने बिल्कुल ही नमक नहीं लेना, बिकॉज जो यूजुअली अमाउंट है नमक की या जो यूजुअल अमाउंट है कार्ब्स की, वो इम्पोर्टेंट होती है इंसान की बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, मसल वर्किंग के लिए. NaCl इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम हाइपरटेंसिव पेशेंट को बिल्कुल डिप्लीट नहीं कर सकते NaCl से, हम उसका कम करते हैं. ब्रेन फंक्शनिंग के लिए कार्ब्स जो है वो एक रेडी टू यूज सोर्स ऑफ एनर्जी है. हम शुगर पेशेंट का कार्ब बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, हम उसका सब कुछ छुड़वा देते हैं, हम उसका मीठा छुड़वा देते हैं, हम उसकी जो है डेयरी प्रोडक्ट छुड़वा देते हैं, चावल छुड़वा देते हैं, हम उसके रोटी नहीं छुड़वाते, राइट. एंड गंदम इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कार्ब. सो हम कार्ब मुकम्मल तौर पे नहीं बंद करवा सकते किसी के. इसी तरह से अगर हाइपरलिपिडेमिक पेशेंट है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि तुमने लिपिड बिल्कुल ही छोड़ देना है, बिकॉज ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना. हमारे जो स्पेसिफिकली एशियन फूड्स हैं वो ब्लेंड होते हैं हर एक चीज के, हम उस चीज में से लिपिड बिल्कुल तो नहीं निकाल सकते. तो इवन जो हाइपरलिपिडेमिक पेशेंट है वो भी कुछ अमाउंट पे तो ले रहा ही होता है लिपिड. और अगर कोई पेशेंट नहीं है, कोई वैसे नॉर्मल इंसान है और वो नॉर्मल ही लिपिड ले रहा है, लेकिन फिर भी उसका बढ़ रहा है लिपिड का लेवल, तो क्या हो सकता है, या तो वो साथ में एक्सरसाइज नहीं कर रहा, या उसको कोई ऐसी किडनी डिजीज है कि लिपिड एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहे, या लिपिड की मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, लिपोलिसिस नहीं हो रही उसकी बॉडी में, इस वजह से वो बिल्डअप हो रहे हैं. सो व्हेन हाइपरलिपिडीमिया एस्टैब्लिश हो रहा है तो रीजंस उसकी बहुत वास्ट हो सकती हैं, बहुत डाइवर्स हो सकती हैं और बहुत एट टाइम्स कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं. इट कैन कोरिलेट टू अदर डिजीजेज एज वेल, जैसे हमने हाइपरटेंशन की बात की. अगर हम लोग बात करें हाइपरलिपिडीमिया की मेडिसिन की, तो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली मेडिसिन है दीज आर स्टैटिन, जिसमें एटोर्वास्टैटिन बहुत ज्यादा यूज होती थी, बट अब उसकी जगह रोज़ोवास्टैटिन ने ले ली है. रोज़ोवास्टैटिन इज वेरी मच जो है आजकल लिपिडेमिक पेशेंट में यूज होती है. we have NSAID, we have Fibrates, we have lipid sorry. So there are several classes hyperlipidemic ड्रग की, एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स जिन्हें हम कहते हैं. और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट इज समटाइम्स दे आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन नाउअडेज. पहले क्या होता था, वो कॉम्बो में यूज नहीं होते थे, पहले एक सिंपल यूज होती थी, लेकिन अब ज्यादा कॉम्बिनेशन में यूज हो रहा है. क्यों? अब क्यों कॉम्बिनेशन में यूज हो रहा है? अब क्या हाइपरलिपिडेमिया डाइवर्स हो गया, या क्या अब ऐसी क्या चीज हुई है कि पहले वही मेडिसिन जो एक खाली मेडिसिन हमें अच्छा इफेक्ट देती थी अब वो नहीं दे रही है, अब ज्यादा मेडिसिन हमें लेनी पड़ रही है कॉम्बिनेशन में. व्हाई इज इट सो? कोई बताएगा? दूसरी भी प्रॉब्लम साथ हो सकती है मैम कि हमारे साथ सिंगल ड्रग का डोज कम हो जाए. और वो जो हमने पढ़ा था कम्पिटिटिव ए और बी, एक ही रिसेप्टर के लिए आए तो एक की एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है. नहीं, वो हमने पढ़ा था कि अगर दो डिफरेंट एजेंट्स हैं, हम ये यहाँ पे सेम उसके लिए दे रहे हैं, सेम पर्पस के लिए दे रहे हैं. और मैंने अभी आप लोगों को कहा कि पहले एक जो है वो काफी इफेक्टिव थी, लेकिन अब डॉक्टर्स कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं, लोन भी देते हैं बट कॉम्बिनेशन. जी मैम कि हमारे साथ हार्ट रेट जो है ना इंक्रीज हो जाए. क्या हो जाए? साइनर्जिस इफेक्ट के लिए. बिल्कुल साइनर्जिस्टिक इफेक्ट के लिए तो दे रहे हैं, तो हम पहले क्यों नहीं साइनर्जी देते थे कुछ साल पहले, एक डिकेड पहले? एक्चुअली क्या है, अब हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सेडेंटरी हो गई है, ठीक है. नाउ आप देख लें, इतनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि इवन आई एम टीचिंग यू बट आई एम वेरी मच रिलैक्स इन माय बेड. आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं बट यू आर आल्सो रिलैक्स. हमारी लाइफस्टाइल इज सो मच सेडेंटरी नाउ. हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, वी आर लाइक ऑलवेज इन अ वेरी रिलैक्स पोजीशन. हम अपनी बॉडी को वर्कआउट नहीं करवाते हैं, हम एक्सरसाइज जो है वो नहीं करते हैं. प्लस हम जो खाना है वो क्या है, पसंद नहीं आया, अम्मी ने जो बनाया, टींडे बनाए पसंद नहीं है, ऑर्डर करा लो.
अब जो ऑर्डर कराते हैं वो भी क्या है, फास्ट फूड है। तो ये जो सारी हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, इनकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया के चांसेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब combinations are more effective. This is only due to lifestyle modification जो ज्यादा सेडेंटरी हो गई है। क्लियर? ये आगे लिखा भी हुआ है, ड्रग थेरेपी should always be accompanied by lifestyle modifications such as exercise and diet low in saturated fats. Right? अच्छा जी, इसकी जो पहली क्लास है वो है HMG CoA reductase. HMG is hydroxy methyl glutaryl coenzyme A. ये जो coenzyme है, this helps in cholesterol synthesis. राइट हम जब इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, HMG को रिडक्टेज को इसके इनहिबिटर दे देंगे तो कोलेस्ट्रॉल बिल्टअप नहीं होगा। जब कोलेस्ट्रॉल बिल्टअप नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होगा, तो ऑब्वियसली जो लिपिड लेवल है वो लो की तरफ आना शुरू होगा। इसमें स्टैटिन्स आते हैं जो लो करते हैं LDL। LDL-C इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल एंड दिस इज particularly for LDL, और आपको पता है LDL होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। इसका मैकेनिज्म, ऑल दीज लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, ये जितने भी स्टैटिन्स हैं ये हैं HMG को रिडक्टेज, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली एंटी हाइपरलिपिडेमिक है। दीज आर कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ HMG को रिडक्टेज। और HMG को रिडक्टेज क्या है? रिडक्टेज क्या है? एक एंजाइम है, राइट? ASC एंड में आया है, एंड आप लोगों को पता है जिस भी चीज के आगे ASC आए दैट इज एन एंजाइम, और इस एंजाइम ने क्या करना होता है? कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में रोल प्ले करना होता है। और जो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जिसे हम रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं, दैट इज just because of HMG को रिडक्टेज। जब हम इसी को इनहिबिट कर देंगे तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस नहीं होगा। जब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होगा तो इंट्रासेलुलर जो है वो उसकी स्टोरेज नहीं हो पाएगी, या इंट्रा वहां पे डिप्लीशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो रिसेप्टर्स हैं LDL के रिसेप्टर जिनके साथ इन्होंने बाइंड करना होता है वो इफेक्ट होंगे, एंड इवेंचुअली हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम हो जाएगा। आई रिपीट, इसमें क्या होता है? HMG को रिडक्टेज में दिस इज एन एंजाइम which plays a rate limiting step for cholesterol synthesis. जब हम इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस रुक जाती है। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज नहीं होगी तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट जो है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल वो कम होगा। कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा तो इंट्रासेलुलर भी डिप्लीट होगा कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से जो रिसेप्टर्स हैं इट वुड गेट इफेक्टेड, और सर्कुलेशन में जो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वो कम हो जाएगी। प्लस जो ऑलरेडी प्रेजेंट है LDL उनकी कैटाबोलिज्म करवाता है, यानी उनकी ब्रेक डाउन करवाता है। क्लियर? सबसे पहले इसमें क्या करवाना है? HMG को रिडक्टेज को इनहिबिट करवाना है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज नहीं होगी। सेकंड नंबर पे इससे क्या करवाना है? जो इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई है, इंट्रासेलुलर उसकी जो एक्यूमुलेशन हो रही है उसको रोकना है। तीसरे नंबर पे इसमें LDL जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको कैटाबोलाइज करवाना है, उसको ब्रेक डाउन करवाना है उसकी, जिसकी वजह से जब वो ब्रेक डाउन होगा तो उसकी एक्सक्रीशन ज्यादा होगी, और ये तीनों फैक्टर्स मिलके एटोवास्टैटिन और एटोवास्टैटिन आर द मोस्ट पोटेंट वंस। अब एटोवास्टैटिन इतनी यूज नहीं हो रही है, एटोवास्टैटिन ज्यादा यूज हो रही है इन प्लेस ऑफ एटोर्बा। HMG को reductase inhibitor also decrease triglyceride level and may increase HDL level in some patient, but इसका इतना significant effect नहीं है। HMG को reductase का सबसे ज्यादा अच्छा इफेक्ट किस पे है? LDL पे है। ट्राइग्लिसराइड और HLD पे भी है, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, वो बहुत थोड़ा है। क्लियर यहाँ तक बात? यस मैम। Yes, ma'am.
अच्छा जी, थेराप्यूटिकली हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए, और जब कोलेस्ट्रॉल लो होगा तो एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीजेस जो हैं, जिसको ASCVD कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कार्डियोवास्कुलर डिजीज, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कम हो गया है तो जो कोलेस्ट्रॉल की डिप्लीशन के चांसेस हैं वो कम होंगे या ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली कम होंगे, क्योंकि हमारे ब्लड में ही नहीं, कम है या उतने लेवल पे है जितनी होनी चाहिए, तो वो जगह जगह पे हमारे वेस्कुलेचर में प्लाग नहीं बनाएंगे। जब प्लाग नहीं बनाएंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के चांसेस कम हो जाएंगे। Statins are effective in lowering plasma cholesterol level in all type of hyperlipidemias. However, patients who are homogeneous for familial hypercholesterolemia lack LDL receptor, thereby benefit much less for the treatment with these receptor. हमने अभी पिछली स्लाइड में क्या बात की कि ये LDL रिसेप्टर्स को भी इफेक्ट करती है और इसका ज्यादा अच्छा इफेक्ट ही LDL पे है। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें LDL रिसेप्टर ही कम है तो हम उसको स्टैटिन देंगे। स्टैटिन को रिसेप्टर ही नहीं मिलेंगे इफेक्ट करने के लिए। जब रिसेप्टर नहीं मिलेंगे तो वैसे ही ब्लड में रहेगी, वैसे ही ब्लड में रहेगी तो वो लिपिडीमिया को कम नहीं करेगी, बिकॉज वी नो कि उसका ट्राइग्लिसराइड और HDL पे इफेक्ट है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है, उसका LDL पे अच्छा इफेक्ट है, और LDL के तो रिसेप्टर्स ही नहीं है उस पेशेंट पे। सो इन दोज पेशेंट इसका इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता जिनमें LDL रिसेप्टर्स कम हो। फार्माकोकाइनेटिक्स, ये जो है अच्छा, इनमें जो कुछ ड्रग्स हैं वो like lovastatin and simvastatin are lactones that are hydrolyzed to active drug. What does it mean कि ये hydrolyze होके active drug में convert हो रही है? मैम फेज 1 की बात हो रही है। हाइड्रोलिसिस के बाद एक्टिव हो रही है। यस जो ड्रग्स हाइड्रोलिसिस के बाद, हाइड्रोलिसिस का मतलब है मेटाबॉलिज्म। यस मैम, पहले ये फर्स्ट पे हाइड्रोलाइज हो रही है और फिर ये ड्रग में कन्वर्ट हो रही है। नो बट हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है? मेटाबॉलिज्म हो रही है, और मेटाबॉलिज्म के बाद तो हमें पता है कि इनएक्टिव फॉर्म में हो जाती है ड्रग, और यहाँ पे मैं कह रही हूँ दे आर हाइड्रोलाइज्ड टू एक्टिव ड्रग। इट मींस कि ये जो है लोवास्टैटिन और सिम्वास्टैटिन ये प्रो ड्रग्स हैं। एग्जैक्टली, प्रो ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होती हैं, लेकिन जब वो लिवर में जाती हैं, जब उनकी मेटाबॉलिज्म होती है, जो मेटाबोलाइट हैं वो एक्टिव होते हैं, और वो आफ्टर मेटाबॉलिज्म अपने रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करती हैं। बाकी सब ड्रग्स में क्या होता है, अब्जॉर्प्शन के बाद जब लिवर में जाती हैं तो उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म के बाद वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेटाबोलाइट्स आर यूजुअली इनएक्टिवेटेड और वो आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं किडनी से। लेकिन जो प्रो ड्रग्स हैं वो पहले इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होती हैं, जब उनकी मेटाबॉलिज्म होती है तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और फिर इफेक्ट करते हैं बॉडी को, और फिर जाके अपने रिसेप्टर से अटैच करते हैं और रिसेप्टर को इफेक्ट करते हैं, व्हाटएवर उनका पर्पस होता है, और जो भी उनका थेराप्यूटिक यूज होता है वो तब शो करते हैं। इज इट क्लियर? एक्सेप्ट लोवास्टैटिन और सिम्वास्टैटिन, बाकी जितने भी स्टैटिन्स हैं, चाहे वो रोज़ोवास्टैटिन है, चाहे वो एटोवास्टैटिन है, या वो कोई और भी है, बाकी सारी जो है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड फॉर्म में होती हैं। व्हेन वी एडमिनिस्टर इट, सबसे पहले ऑब्वियसली ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इसकी होती है, व्हिच मींस कि स्टमक का एसिड इसको इफेक्ट नहीं कर रहा, ओरली एक्टिव है। ओरल अब्जॉर्प्शन के बाद ये ब्लड में जाएगी, इफेक्ट करेगी, लिवर में जाएगी, मेटाबॉलिज्म होगा, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में आएगा। जब इनएक्टिवेटेड फॉर्म लिवर किडनी में जाएगी तो यूरिनरी एक्सक्रीशन हो जाएगी। इसके अलावा जब वो इंटेस्टाइन में जाएगी तो फीसेस से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, और इसकी बाइलरी एक्सक्रीशन भी है। और जो लिवर में साइटोक्रोम P450 एंजाइम है वो इसको
मेटाबोलाइज करता है, और यूजुअली जो 80% ड्रग्स हैं वो साइटोक्रोम P450 से ही मेटाबोलाइज होती हैं। सो आपको इस एंजाइम का नाम जरूर याद होना चाहिए। Adverse effect: elevated liver enzymes may occur with statin therapy, myopathy, and rhabdomyolysis. Risk factor for अच्छा, जो भी ड्रग्स लिवर में जाके मेटाबोलाइज होती हैं वो लिवर को भी इफेक्ट करने का उनमें कुछ हद तक पोटेंशियल होता है। एंड ये वाला भी जो है स्टैटिन्स जो है ये लिवर में जाके मेटाबोलाइज होती हैं, सो दे हैव पोटेंशियल कि ये लिवर एंजाइम्स को डिस्टर्ब करें। ये किडनी से एक्सक्रीट आउट होती हैं तो किडनी को भी इफेक्ट कर सकती है। रीनल इंसफिशिएंसी: अगर ऑलरेडी पेशेंट रीनल इंसफिशिएंट है तब उसकी मसल डिग्रेडेशन और भी ज्यादा क्विक हो सकती है। सो इसमें आप एक बात देखें कि एवरीथिंग इज सो लिंक्ड। रीनल इंसफिशिएंसी ये कर रही है, लेकिन अगर ऑलरेडी पेशेंट रीनल इंसफिशिएंट है तो रेब्डोमायोलिसिस का जो प्रोसेस है वो और ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा। Like risk factor for rhabdomyolysis include renal insufficiency, vitamin D deficiency, hypothyroidism, advanced age, female sex, and use of drugs that increase the risk of muscle adverse effects such as azole antifungal protease inhibitors, cyclosporin, erythro. ये जो है ये एंटीबायोटिक्स हैं, right? Erythromycin, simvastatin. Simvastatin is metabolized by cytochrome P450 3A4. अच्छा जी, सो सेकंड क्लास इज नायासिन, या जिसको निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। Niacin reduces LDL by 10% to 20% and is most effective agent in increasing HDL. अब ये देखिए तो HDL इंक्रीज कर रहा है, तो हम इसको फिर क्यों कह सकते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है? ये तो इंक्रीज ही कर रहा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और मैम HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है, इसकी तो इंक्रीज क्वांटिटी ही चाहिए। एग्जैक्टली, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है और इसको हमें इंक्रीज क्वांटिटी में चाहिए। LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन ये LDL को इतना अच्छा इफेक्ट नहीं कर रहा। इट आल्सो लोअर ट्राइग्लिसराइड by 20 to 35% at typical dose of 1.5 to 3 gram per day, which is high. Niacin can be used in combination with statin and fixed dose combination of long-lasting niacin with lovastatin and simvastatin. सॉरी, अगेन वही बात आती कि कॉम्बिनेशन में यूज हो रही है। और आप लोगों ने एक बात नोट की है, जब भी हम जाएं किसी कार्डिक डॉक्टर के पास तो वो क्या कहता है, अपनी लिपिड प्रोफाइल करवा के वो HDL, LDL और ट्राइग्लिसराइड देखना चाहता है कि कितने हैं। एक्चुअली उसका मकसद यही होता है कि अगर LDL ज्यादा है तो वो स्टैटिन दे दे, अगर HDL कम हुआ है तो वो नाइसिन दे दे, अगर उसको ट्राइग्लिसराइड को कम करना है तो वो अकॉर्डिंगली एजेंट दे। सो उसका मकसद ये नहीं होता कि वो सिर्फ ये देखे कि बढ़ा हुआ है तो उसने स्टैटिन दे देनी है, बट उसका मकसद क्या होता है कि ये देखना आपके लिपिड प्रोफाइल में कौन सा फैक्टर जो है वो डिस्टर्ब है, कौन सा फैक्टर कम है, कौन सा फैक्टर ज्यादा है, ताकि अकॉर्डिंगली वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे। और अगर कॉम्बिनेशन में करनी है, लाइक अगर कोई पेशेंट है उसका LDL कम है, HDL बहुत हाई है, तो क्या करेगा डॉक्टर, उसको स्टैटिन भी दे देगा और नाइसिन भी दे देगा, क्योंकि नाइसिन ने HDL को इंक्रीज करना है और स्टैटिन ने LDL को रिड्यूस करना है।
तो कॉम्बिनेशन थेरेपी भी इस पे देगा कि पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल किस तरफ जा रहा है, क्या चीज इंक्रीज है, क्या चीज डिक्रीज है, और दूसरा ये कि पेशेंट को और कौन सी साथ में इश्यूज हैं, लाइक पेशेंट प्रोन तो नहीं है कि वो उसका एलडीएल कम हो जाए, तो वो फिर भी साथ में कॉम्बिनेशन थेरेपी दे देगा। इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट फैक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन लैब्स। इसलिए डॉक्टर जो है वो फौरन लैब करवाने का कहते हैं। नासिन एक्चुअली करता क्या है एट ग्राम डोजेस, यहाँ पे फिर से मेंशन किया है ग्राम डोजेस में, क्योंकि ग्राम डोजेस यूजुअली हाई डोज कंसीडर की जाती है। आप जितने भी मेडिसिन देख लें वो mg में होती है, ठीक है। इवन पैनाडोल जो है वो 500 mg है, ठीक है। मिलीग्राम में मेडिसिन होती हैं, ग्राम में जो है वो वाली मेडिसिन होती हैं जो इतनी पोटेंट नहीं होती हैं, जो जिनका एक तो थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत ज्यादा वाइड है, दूसरा वो इतनी पोटेंसी नहीं होती, वो हाई डोजेस में ही इफेक्टिव होंगी। सो ग्राम डोजेस में ये भी इफेक्टिव होती है, एंड इट स्ट्रांगली इनहिबिट लिपोलिसिस इन एडिपोज टिश्यू, thereby reducing production of free fatty acids। लिपोलिसिस को ये इनहिबिट कर रही है, जैसे बीटा ब्लॉकर लिपोलिसिस को इनहिबिट कर रहा था, नायसिन भी बीटा उसी की तरह लिपोलिसिस को इनहिबिट कर रही है। The liver normally uses circulatory free fatty acid as a major precursor for triglyceride synthesis. And अगर liver triglyceride level reduce हो जाए, then it can lead to decrease very low density lipoprotein production। और अगर very low density lipoprotein production decrease हो जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि LDL जो है वो लो ही होना चाहिए, which in turn reduces LDL plasma concentration। थेराप्यूटिकली ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों को डिक्रीज, आई वुड रादर से कि दोनों को कंट्रोल करता है, क्योंकि HDL को ये इंक्रीज कर रहा है, तो हम इस केस में ये नहीं कहेंगे कि ये लो कर रहा है प्लाज्मा लेवल्स को, ये कंट्रोल कर रहा है। यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फैमिलियल हाइपरलिपिडीमियाज एंड फॉर अदर हाइपरकोलेस्ट्रोलीमियाज। हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हुआ होता है, लेकिन हाइपरलिपिडीमिया में जितने लिपिड हैं पूरी लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हुई होती है, LDL, HDL, कोलेस्ट्रॉल, एनीथिंग कैन बी डिस्टर्ब्ड। अच्छा जी, नायसिन जो है इट इज एडमिनिस्टर्ड ओरली, कन्वर्टेड इन द बॉडी टू निकोटिनामाइड व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फैक्टर निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जिसे NAD भी कहते हैं, एंड इट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन व्हिच मींस कि ये जो है किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो रहा है, एंड इट कैन अफेक्ट किडनी। एडवर्स इफेक्ट, इसके जो ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हैं वो क्यूटेनियस हैं, यानी स्किन पे है, स्किन फ्लशिंग कर सकती है, या फिर स्किन पे प्रूराइटिस हो सकते हैं और उसको हम लोग का मिनिमाइज करने के लिए, उसको हम खत्म करने के लिए साथ में एस्पिरिन दे सकते हैं। एंड वी नो एस्पिरिन जो है ये एनसिड है, प्रोस्टाग्लैंडिन पे इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन को कम करेगी। इन्फ्लेमेशन कम होएगी तो जो क्यूटेनियस फ्लशेस हैं या जो रेडनेस हो जाती है स्किन पे वो भी कम हो जाएगी। Some patient also experience nausea and abdominal pain. Slow titration of the dose or the use of sustained release formulation of nasin reduces bothersome। अच्छा, इसकी जो slow titration है that is important। Slow titration क्या होती है कि आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना। वी नो कि ये ग्राम्स में इफेक्ट करती है, हम इसे शुरू करते हैं लो डोजेस से, 500 मिलीग्राम से स्टार्ट कर देंगे, 1 ग्राम से स्टार्ट कर देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको इंक्रीज करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता टाइट्रेट करेंगे ताकि इसके एडवर्स इफेक्ट कम से कम आए। और इसके ज्यादा प्रोनाउंस एडवर्स इफेक्ट क्या है, स्किन पे फ्लशिंग है। Impaired glucose tolerance and hepatotoxicity has been reported. The drug should be avoided in active hepatic disease or in patient with an active peptic ulcer. Last is cholesterol absorption inhibitor. नाम से क्या पता चल रहा है कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में सिंथेसाइज भी हो रहा है या ले भी रहे हैं, किसी भी तरह से कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में है, लेकिन उसके हमने अब्जॉर्प्शन को रोक देना है। जब
जब हम उसके अब्जॉर्प्शन को रोक देंगे तो वो ब्लड में नहीं आएगी, जब वो ब्लड में नहीं आएगी तो वो ऐसा एक्सक्रीट हो जाएगी और हमारे ब्लड में उसकी अमाउंट जो है या उसका लेवल इंक्रीज नहीं होगा. Like ezetimibe selectively inhibit absorption of dietary and biliary cholesterol in small intestine, leading to decrease in delivery of intestinal cholesterol to the liver. This causes a reduction of hepatic cholesterol store and an increase in clearance of cholesterol from the blood. Obviously, जो स्टोर्स हैं बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के, वहां पे कोलेस्ट्रॉल डिप्लीट एक्यूमुलेट नहीं होगी, वहां पे जाके जमा नहीं होगी तो वो हमारा बॉडी से निकलती जाएगी, ब्लड से निकलती जाएगी, क्लियरेंस उसकी ज्यादा होगी तो ब्लड में उसका लेवल कम हो जाएगा. एज अ रिजल्ट एलडीएल भी कम होगा सिग्निफिकेंटली and it lowered LDL-C by approximately 18 to 23%, which is a good amount. Due to its modest LDL lowering, ezetimibe is often used as an adjunct maximally tolerated statin therapy in patients with ASCVD, yani atherosclerosis, cardiovascular disease risk, or in statin intolerant patient. This is metabolized in small intestine, यानी phase 2 में ये होती है इसकी मेटाबॉलिज्म, और लिवर के जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स हैं वो इसको मेटाबोलाइज करते हैं. और आपको एक और बात बताऊं, जितने भी ड्रग्स इंटेस्टाइन से मेटाबॉलिज्म करती हैं उनके लिए एक फैक्टर होता है कि उन ड्रग्स के साथ हम सिट्रस फ्रूट कम से कम देते हैं. ये जो स्पेसिफिकली जो है ग्रेप फ्रूट जूस है, इसको हम कम से कम देते हैं क्योंकि ग्रेप फ्रूट जूस जो है ये इंटेस्टिनल मेटाबॉलिज्म को कम करती है. अब देखिए, जब इंटेस्टिनल मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी तो वो एक्टिव फॉर्म इनएक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं आएगी, बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगी और बॉडी में ड्रग एक्यूमुलेट होती रहेगी. फॉर एग्जांपल, कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर हम दे रहे हैं किसी बंदे में, और उस बंदे ने दवाई खाने से, टैबलेट खाने से थोड़ी सी देर पहले ग्रेप फ्रूट ले लिया. अब ग्रेप फ्रूट ने जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में उन एंजाइम्स को इनहिबिट कर दिया, वो एंजाइम इनहिबिट हो गया. उसने बाद में कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर जो है एजेटिमाइब ले लिया. अब वो मेटाबोलाइज नहीं होगी. जब वो मेटाबोलाइज नहीं होगी तो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होएगी? नो मैम. नो मैम. उसकी एक्सक्रीशन कम हो जाएगी, विच मीन्स के बॉडी में बिल्डअप हो रही है, राइट. और उसने अपना इफेक्ट तो ऑब्वियसली पहले ही दे दिया, तो वो उसके ज्यादा चांसेस हैं कि उसके एडवर्स इफेक्ट ज्यादा हैं, उसकी बॉडी में स्टे ज्यादा आ जाएगा. Biliary or renal excretion है. Patient with moderate to severe hepatic insufficiency should not be treated with ezetimibe. क्यों हेपेटिक इंसफिशिएंसी में ये नहीं देनी चाहिए? बिकॉज इसने मेटाबोलाइज एक तो इंटेस्टाइन से होना है, दूसरा ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन भी तो ये कर रही है विच इज इन द लीवर, तो इसकी मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगी. एडवर्स इफेक्ट आर अनकॉमन विद द यूज ऑफ एजेटिमाइब. एंड कॉम्बिनेशन थेरेपी. हम ये हेपेटिक इंसफिशिएंसी में वाला पॉइंट रिपीट कर दें. हेपेटिक इंसफिशिएंसी में ये इसलिए नहीं देते हैं बिकॉज इंसफिशिएंसी में क्या है कि लिवर एंजाइम डिस्टर्ब हुए हैं. जब लिवर एंजाइम डिस्टर्ब हुए हैं तो मेटाबॉलिज्म भी ड्रग्स का डिस्टर्ब होगा. हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन भी करती है जो कि फेज 2 हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है. जब फेज 2 मेटाबॉलिज्म लिवर में ही कर रही है, पेशेंट को ऑलरेडी लिवर इंसफिशिएंसी है, यानी उसका जो लिवर है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो इसकी मेटाबॉलिज्म जो है वो इफेक्ट होएगी. इट शुड नॉट बी गिवन इन द पेशेंट जिनमें हेपेटिक इंसफिशिएंसी है, ताकि उसकी मेटाबॉलिज्म इफेक्ट ना हो, राइट. एंड कॉम्बिनेशन थेरेपी नाउअडेज हाइपरलिपिडेमिया के लिए कॉम्बिनेशन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है टू अचीव द ट्रीटमेंट गोल. और हमारा ट्रीटमेंट गोल क्या होता है? पेशेंट पे एलडीएल कम रहे, एचडीएल हाई रहे, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कम रहे, टोटल कोलेस्ट्रॉल कम रहे. उसके लिए यूजुअली आप कॉम्बिनेशन थेरेपी
यूज होती है स्टैटिन्स के साथ, कोई और नायसिन दे देते हैं, स्टैटिन के साथ जो है ये अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर दे देते हैं, सो दैट दो रूट पे इफेक्ट हो। एक तो इस तरीके से हमें डोजेस कम देनी पड़ेगी, एडवर्स इफेक्ट्स कम आएंगे। दूसरा ये कि अगर उसमें LDL HDL या कुछ इस तरह से कम्बिनेशन में अपसेट हुआ है लिपिड प्रोफाइल, तो हमें पता है हर एक जो ग्रुप है उसका उसकी जो एफिकेसी है टुवर्ड्स लाइक HDL वो डिफरेंट है, टुवर्ड्स LDL डिफरेंट है, तो उसको ट्रीट करने के लिए वी यूज कम्बिनेशन थेरेपी जो कि ज्यादा इफेक्टिव है। इससे क्या होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ASCVD, एथेरोस्क्लेरोसिस कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, उसका रिस्क कम हो जाता है। जब उसका रिस्क कम होगा तो ब्लॉकेज कम होगी और पेशेंट जो है वो हेल्दी लाइफ को लीड कर सकेगा। कम्बिनेशन थेरेपी इज नॉट विदाउट रिस्क। Liver and muscle toxicity occur more frequently with lipid lowering combinations. और हमने जैसे पीछे भी देखा कि रेब्डोमाइलोसिस भी होता है लिवर इनसफिशिएंसी में, तो हम इसको दे ही नहीं सकते बिकॉज ये उसको मजीद एग्रीवेट कर देगा। सो कम्बिनेशन थेरेपी में भी चाहे हम लो डोजेस दोनों की दे रहे हैं, बट लिवर और मसल जो है वो फिर भी रिस्क पे रहते हैं। मैम ये समझ नहीं आया मैम, ये जो लास्ट में पढ़ाया थोड़ा वो दोबारा रिपीट कर। जी, लास्ट में हमने कहा लिवर और मसल टॉक्सिसिटी जो है ये लिपिड लॉरिंग ड्रग में होती है। हमने देखा स्टैटिन भी कर रही है, हमने देखा नायसिन भी कर रही है, फ्लशिंग जो है वो भी हो रही है। तो ये जो लिवर और मसल टॉक्सिसिटी है स्पेसिफिकली, ये अगर हम कॉम्बिनेशन देते क्यों है, कॉम्बिनेशन हम इसलिए देते हैं ना कि हमें थोड़े लो डोजेस देनी पड़े दोनों ड्रग्स की। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है, लो डोजेस दें दोनों की और दोनों अच्छा काम करें, दोनों के साइड इफेक्ट्स कम से कम आए। लेकिन डिस्पाइट ऑफ द कि हम कॉम्बिनेशन थेरेपी दे रहे हैं, हम दोनों की मॉडरेट डोजेस दे रहे हैं साइनर्जी अचीव करने के लिए, फिर भी उन डोजेस पे भी लिवर और मसल टॉक्सिसिटी आ जाती है इवन कॉम्बिनेशन में भी। सो पेशेंट का लिवर जो है प्रोफाइल करवाते रहना चाहिए और मसल्स की जो है वो भी उसको इवेलुएट करते रहना चाहिए अगर कोई पेशेंट लिपिड लोडिंग ड्रग पे है, बिकॉज लो डोजेस पे भी इट हैज पोटेंशियल कि ये लिपिड लिवर और मसल्स को इफेक्ट करे। और यहाँ तक क्लियर? यस मैम। ये आपका लास्ट लेक्चर था। अभी मैं आपको तीनों लेक्चर्स ईमेल करती हूँ। एंड कोई क्वेश्चन यहाँ तक? मैम फाइनल में हमारे कितने लेक्चर आएंगे? बच्चे फाइनल में आपके एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है, हाइपरटेंशन है, पेन एंड इन्फ्लेमेशन है और हाइपरलिपिडीमिया है। 5। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम इस लेक्चर का भी और जो फर्स्ट लेक्चर ऑनलाइन था उसका भी रिकॉर्डिंग काइंडली सेंड कर दे। बच्चे रिकॉर्डिंग में फर्स्ट लेक्चर की ऑलरेडी सेंड कर चुकी हुई हूँ। इसकी मैं अभी जब लेक्चर मैं खत्म करूंगी तो सेंड कर दूंगी आप लोगों को। मैम जो आपने सेंड किया था वो लास्ट लेक्चर का था। नहीं मैं फर्स्ट का उसी दिन कर दिया हुआ था। अच्छा, फिर मैं मुझको रिसीव नहीं हुआ। ओके थैंक यू। मे बी आप जो हैं आपके सादिया नहीं, हबीबा है आपके आपकी क्लास में, राइट? हबीबा के पास होगी या एक स्टूडेंट है तरबिया, उसके पास तो फॉर श्योर होगी। आप तरबिया से पूछ लीजिए। और अगर आपको कहीं से ना मिले तो मुझे ईमेल कर दे, मैं आपको ही सेव कर दूंगी। बाकी सबको मैं कर चुकी हूँ, मतलब मैं एक स्टूडेंट को कर दिया था, उसने शायद बाकी सबको कर दिया हो। और कोई क्वेश्चन? जी मैम, वैसे मैंने रिकॉर्डिंग का लिंक भी शेयर कर दिया था ग्रुप में और इवन बाकी ग्रुप में भी भेज दिया था। मैम मैं तरबिया बात एक बार फिर से, हाँ जी मैंने आपकी आवाज पहचान ली। आप एक बार फिर से जो है कर दीजिएगा ग्रुप्स पे। ठीक है मैम। ओके मैम। जी जी कोई क्वेश्चन था बच्चे? मैम वाइवा की एक्सपेक्टेड डेट?
बच्चे वाइवा आपके पेपर्स की अभी डेट फाइनल नहीं हुई, पेपर्स के बाद ही होगा आपका वाइवा। हो गई है मैम डेट फाइनल। जो मुझे आपकी कोऑर्डिनेटर से पता चला था शायद 14 से स्टार्ट हो रहे हैं। आपका लास्ट पेपर किस दिन है? 24 को मैम। मैम लास्ट 24 को है मैम। 24 मैम 21 को हमारा फार्मा का मैम पेपर है मैम। हमारा मैम 26 को है लास्ट पेपर रेडियोलॉजी। 26 को लास्ट है, यानी कि फिर आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही होगा। ओके मैम। ओके और मैम। आप लोगों का सबका तीनों सेक्शंस का फार्मा का 21 को है। यस मैम थोड़ा जल्दी yes, ले ma'am. लें ताकि मैम रमजान में मैम हम लोग कर जा सके। मैम फाइनल्स के बाद ही अप्रैल के स्टार्ट में लेना। बच्चे आपका 26 लास्ट बता रहे हैं, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं ले लूंगी। यस चाहे मैम। मुझे सिर्फ एक दिन आप लोगों का वाइवा लेने आना पड़े। वाइवा तो मैं इस तरह से नहीं ले सकती, ऑन कैंपस ही लूंगी। तो मैं इंशाल्लाह आपका वाइवा ऑन कैंपस ले लूंगी, लेकिन फर्स्ट वीक में ये अप्रैल के होगा जब आप सबके खत्म हो जाएं। मैम 28 को मंडे बन रहा है, 28, 29, 30। मैम ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ऑनलाइन वाइवा ले लें? नहीं बच्चे, ऑनलाइन वाइवा तो मुश्किल है मेरे लिए। नो मैम हमारे लिए भी मुश्किल है मैम, ऑनलाइन तो नहीं होता वाइवा, हम कैंपस में लेंगे। हाँ वाइवा ऑन कैंपस ही होगा आपका, और मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही होगा। बस सिर्फ इजी मैम मिड पूछना के मैम। मार्क्स भी कर दें कुछ। मैम रिटन एग्जाम 21 को ही होगा। किसका? हाँ अगर रिटन 21 एग्जाम फर्स्ट को ही होगा आपका। मिड के मार्क्स बेटा मिड आपके मेरे ऑफिस में ही पड़े हैं। मैं अब आपको कैसे दिखाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मार्क्स की लिस्ट है तो आप वो शेयर करते हैं। मैं क्या करूं? अगर मार्क्स की लिस्ट आपके पास बनी हुई पड़ी है तो आप वो मैं आप लोगों को खाली मार्क्स बता दूं? यस मैम Yes, ma'am. मार्क्स यस मैम। ओके ओके, ये मैं आपको ईमेल कर दूं तो चलेगा? इस वक्त मेरे आसपास नहीं है, ऊपर रूम में है। यस मैम ईमेल कर दें। ओके मैम फाइनल पेपर इजी बनाना मैम, ठीक है मैम। मैम जो आपने बच्चा पढ़ लो, आपको इजी लगेगा। ओके मैम। मैम मैम कौन आप से मार्क्स शेयर कर दें, जब पॉसिबल होगा तब रिव्यू करवा दीजिएगा। मैंने सोचा था कि मैं नासिर को कहूंगी कि किसी दिन आपको दिखा दें इकट्ठे सब क्लासेस को एक ही दिन। आप लोग फ्राइडे जाते हो? सैटरडे आप लोग जाते हो? यस मैम फ्राइडे को जाते हैं हम। यस मैम। नो मैम। अच्छा मैं एक सेकंड में अभी फोन करके देखती हूँ। फोन इज एंगेज्ड। तरबिया बच्चे आपने मुझसे कल पूछ लेना है इसका कि मैं आपको पेपर कब दिखाऊंगी। ओके मैम। ठीक है, आई वॉन्ट बी देयर बट नासिर भाई जो है हमारे ऑफिस में होते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर वो किसी वक्त फ्री हैं तो आपको दिखा दें। जी ठीक है मैम। लेकिन आपने उन्हें ज्यादा तंग नहीं करना। ओके मैम। मैम बाकी सेशनल की क्या परसेंटेज आपने रखी हुई है? किसकी? बाकी जो सेशनल मार्क्स होते हैं जैसे कि क्विज असाइनमेंट वाइवा इन सब की। क्विज तो आपका हुआ नहीं, मैंने दोनों असाइनमेंट में मार्क्स डिवाइड किए हैं और क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं। जिनके स्ट्रेट हैं उनको तो मैंने स्ट्रेट मार्क्स दिए हैं जो मैं इंटरनल असेसमेंट के लगाती रही हूँ, और जिनको नहीं दिए उनका मैं ड्यूरिंग वाइवा देखूंगी उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। एंड जो हैं बाकी आपके अटेंडेंस के हैं मार्क्स, आपके 2 असाइनमेंट के हैं और क्लास पार्टिसिपेशन के हैं। मैम बस आज आप मिड के मार्क्स वो अपलोड जीमेल पे भेज दें। ठीक है जी, और कुछ मेरे लाइक? मैम No, बस ma'am. दुआ करें और कुछ भी नहीं। मैम फाइनल आप ही बनाएंगे? जी बच्चे फाइनल मैं ही बनाऊंगी, मैं ही चेक करूंगी मैम इंशाल्लाह। इजी बनाइएगा प्लीज। बच्चे अच्छा पढ़िएगा। मैम जो आप पढ़ा रही हैं यही बिल्कुल यही। सीधे सीधे क्वेश्चन दे मैम, टी दीजिएगा करके मैम मैम। यही दे दे मैम, हम लिख लेंगे। अच्छा मुझे मैम बताइए, पैटर्न भी बता दीजिएगा। पैटर्न बच्चे मिड वाला ही होगा।
मुझे बताइएगा, आज आपके लास्ट फार्मा की क्लास थी, फार्मा फ्रॉम डे 1 एंड नाउ, व्हाट इज द डिफरेंस? मैम कुछ अंडरस्टैंडेबल अच्छा है? एक्सपीरियंस रहा मैम आपसे। बहुत मुश्किल था। यस मैम No, मुश्किल मैम, है, मगर interesting मैम भी आपने था। इजी किया है मैम, आपने इजी मैम जिन पढ़ाया चीजों है। को हम बहुत मुश्किल समझते थे वो जरा इजी थी। अच्छी है ना फार्मा? फार्मा 2 में भी बहुत अच्छा करिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और आप लोगों को कोई भी मैम मुश्किल हो, आप इंटरेस्टिंग लोगों को नहीं है मैम। अरे अभी तो आपने कहा इंटरेस्टिंग था, और आपने कहा मैम आपने अच्छा पढ़ाया है इसलिए इंटरेस्टिंग थोड़ा बहुत है, बाकी नहीं मैम है मैम, वैसे भी अंदर मतलब नाम ही याद स्टार्ट नहीं में जरा होते। ज्यादा मुश्किल लगता था, एक्सक्यूज मी अब मैम। जरा नॉर्मल है। सारा सहर जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बच्चे। यस मैम, मैंने ना आपसे ना सिलेबस पूछना है फाइनल का। मैम आपने जो बताया है, एंटी हाइपरटेंसिव बताया है, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, हाइपरलिपिडीमिया, और इसके अलावा मैम आपने कौन से लेक्चर्स बोले हैं? पेन एंड इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, ओके मैम। और मैम वाइवा में भी यही लेक्चर्स इंक्लूडेड होंगे? जी वाइवा में भी यही होंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। और मैम कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच। मैम इसका नाम क्या एक्सक्यूज है? मी मैम। लयान जी मैम बच्चे। हमने देखनी भी है। आपने देखनी भी है, मैं पिक्चर शेयर कर सकती हूँ। इसका नाम है लयान, और बिल्कुल आप आज जरूर देखें, मैं पिक्चर शेयर करूंगी आप सबके साथ। मैम नाम क्या बताया? लयान, मैम पर LAYAN। मिनट रखा है मैम। मैम ये मुश्किल है मैम, चेंज कर दे। लयान बहुत आसान नाम है, इसका मतलब नो है मैम, सॉफ्ट। मैम मैं इजी रखता हूँ मैम। आप सजेस्ट कर दें। मैम मैं जीमेल पे मैसेज करूंगा। Excuse me, ma'am. जी बच्चे। Ma'am, can we leave the class? Yeah, sure. Okay, and thank Excuse you me, so ma'am. much आपने जो feedback दिया, thank you so much. Positive, and I'm very happy with all of you and wish you very good luck for your exam. मैम। वो भी आपसे ही पढ़नी है। We can see about that. जी बच्चे। मैंने आपसे पूछना था कि जो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है उसकी स्लाइड्स इनफ है, क्योंकि वो थोड़ा टफ है। हाँ जी बिल्कुल, आपने ये सारा कुछ स्लाइड से करना है। ओके मैम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, एक क्वेश्चन है। जी बेटा। मैम आपने वो हाइपरलिपिडीमिया का रिलेशन बताया था स्टार्टिंग में हाइपरटेंशन के साथ, यानी कि बीटा सेल से रिलेट किया था, वो दोबारा एक्सप्लेन थोड़ा सा बता दी। बीटा रिसेप्टर्स जो हैं वो लिपिड सेल्स पे भी होते हैं, यानी लिपोसाइड पे भी होते हैं। अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है और वो बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर ले रहा है, बीटा ब्लॉकर ले रहा है, एटिनोलोल या कोई भी बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली मेडिसिन ले रहा है, तो वो मेडिसिन एज अ होल बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, जिसमें लिपोसाइड पे भी ब्लॉकेज करेगी। जब लिपिड सेल्स ब्लॉक होंगे, उनके उस पे रिसेप्टर ब्लॉक होंगे, तो लिपोलिसिस नहीं होगी। लिपोलिसिस नहीं होगी तो जो लिपिड है वो बॉडी में इंक्रीज होती जाएगी, और हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है पेशेंट को, अगर वो बीटा ब्लॉकर ले रहा है, जस्ट बिकॉज वो बीटा रिसेप्टर को भी जो लिपोसाइड है उनको भी ब्लॉक करेगा। क्लियर? यस मैम, थैंक यू।